हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। आपकी जो एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी का, जिसका भी एग्जाम है उन सबके लिए ऑल द बेस्ट और आपका पेपर अच्छा जाए। आशा है मेरी कि आप लोग जो है, मैं आशा करता हूँ कि यही जो जीडी एसएससी जीडी के एग्जाम है इसी में अपना नंबर, अपनी भर्ती एक जो जॉब है ले लें, ठीक है। वरना तो आगे बहुत सारी अभी जॉब आ रही है। मैंने आपको बताया 2024 में इलेक्शन है, जिसकी वजह से 2023 में बहुत सारी जॉब आने वाली है, ठीक है। जिसमें से दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई का तो नोटिफिकेशन मतलब आ चुका है, मतलब न्यूज आ चुकी है कि जॉब आने वाली है, कुछ दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अपनी तैयारी है उसको बूस्ट कर दीजिए, उसको अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, पहले भी आप अच्छे से कर रहे होंगे लेकिन और अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप 2023 के एंड, जब 23 का एंड हो ना, तो 2024 शुरू हो तो आपके हाथ में एक जॉब जरूर हो, ठीक है। वरना पता नहीं ऐसा मौका आगे कब मिलेगा। हाँ, पता नहीं अगले इलेक्शन में मिले 2028 वाले में, जब बहुत सारी भर्तियां हैं। तो कोशिश करिए, ये जो अच्छी भर्तियां आ रही हैं, बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, इसमें आपको नंबर जो है आपका आ ही जाए, ठीक है। और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। वरना बीच में गैप आ जाता है ना एक बार, जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हुई और उसकी वजह से आपने एक दो दिन का गैप ले लिया, उसके बाद फिर दोबारा रिदम बनाने में थोड़ी परेशानी होती है, फिर उतना ही टाइम रिदम बनाने में लग जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि तबीयत को आप अपनी को संभाल के रखें, अच्छे से रखें, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, फोकस करके अपना पढ़ सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको करंट अपडेट्स बताऊंगा मॉर्निंग के 15 जनवरी 2023। तो आज जो डेट है 15 जनवरी 2023, इसके करंट अपडेट्स बोल लीजिए या करंट अपडेट्स बोल दीजिए या करंट अफेयर्स बोल दीजिए, ठीक है। तो मॉर्निंग वाले है। ये जो हमारी वीडियो है करंट अपडेट्स वाली, हमने दो पार्ट्स में बांटी हुई है। एक है आपका करंट अपडेट्स मॉर्निंग और दूसरा है करंट अपडेट्स इवनिंग। जो मॉर्निंग वाली है वो सुबह को 8 बजे आती है और जो इवनिंग वाली है वो शाम को 8 बजे आती है। वैसे तो ये ऑनलाइन चलती थी, मतलब लाइव चलती थी, लेकिन नेट की थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण हम इनको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। लेकिन जो है सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में डली जाती है, अपलोड हो जाती है, और शाम को भी 8 से 8:30 के बीच में हम ये अपलोड होती रहेगी, ठीक है ना। जब तक हमारी नेट की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, जैसे नेट की प्रॉब्लम खत्म होगी हम जो है दोबारा से लाइव आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है हमने हमने इनको दो पार्ट में इसलिए बांटा हुआ है ताकि हम इनको ज्यादा अच्छे से समझा सकें, ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर कर सकें और ज्यादा टाइम दे सके एक न्यूज को, ताकि आप उसको पूरी गहराई से समझ सके, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको बता सके। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आपको न्यूज याद नहीं रहती, ठीक है। कोई जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में याद नहीं आता है ना, पर आपको अगर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता हो या उसका कंक्लूजन, मतलब क्या हुआ आगे, क्या गोल था उसका, ऐसा कुछ पता हो ना, तो आप फिर पूरी स्टोरी को ट्रेस करके वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इसलिए स्टोरी जानना हर चीज का बहुत जरूरी है। और दूसरा, स्टोरी आप अगर स्टोरी की उससे सुनेंगे आप तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहता है, ठीक है ना। कोई बोर नहीं करती है चीजें, ठीक है। तो इसलिए स्टोरी की तरह मैं आपको बताने की सारी कोशिश करता हूँ, जिस चीज की बैकग्राउंड स्टोरी में बता सकता हूँ इसलिए बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो है 15 जनवरी 2023, 15 ऑफ जनवरी 2023 जो है उसकी करंट अपडेट्स की वीडियो है मॉर्निंग की, ठीक है। शाम की वीडियो जो है इवनिंग वाली, वो शाम को 8 से 8:30 बजे तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो पहली आज की करंट अपडेट है वो क्या है, पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस टू डेवलप ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो जो पीएम मोदी है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की है, ठीक है। ये एक सेंटर बनाने की बात करी है, ठीक है। कि अब इसमें हम क्या बात करेंगे, क्यों बात करी है, कब बोला इसको बनाने के लिए, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, क्यों बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये सब हम इसमें बात करेंगे। तो क्या है कि एक सबमिट हो रही थी अभी, मैंने उसके बारे में आपको बताया था, जिसका नाम था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इस नाम से एक सबमिट हो रही थी। मैंने बताया था इंडिया इस सबमिट को इस बार होस्ट करने वाला है। 120 कंट्री तक को इसमें बुलाया गया है, G20 कंट्रीज को भी इसमें बुलाया गया है, जी कंट्री जितनी भी लीडर है, जी कंट्री की जितनी भी कंट्री सबको बुलाया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो ये जो जब इसका जो कंक्लूडिव सेशन हो रहा था, कंक्लूडिव सेशन का मतलब जो लास्ट सेशन होता है ना, जी कंक्लूड का मतलब क्या होता है, जो भी हमने अब तक डिस्कस किया, जो भी सारा कुछ किया, लास्ट में हम जो उसका वो एक्सप्लेन मतलब खत्म करते हैं उसको। तो उससे पहले बताते हैं कि ये इसमें हमने पढ़ा है, ऐसे करके ये हुआ था, ये हमको करना है, ऐसे करके जो सारा कुछ लिखते हैं उसको कंक्लूड कहते हैं, उसको कंक्लूजन कहते हैं। तो जो जो भी इसमें सब बातें हुई होंगी, जो भी एग्रीमेंट साइन होंगे, जो भी कंट्रीज ने अपने वो दिए होंगे, अपडेट्स दिए होंगे, जो भी कुछ था, अपने पॉइंट्स दिए होंगे, वो सब कंक्लूड सेशन में दिया जाता है, ठीक है ना। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, तो जो इसका कंक्लूड सेशन हो रहा था लास्ट में, उसका जो ओपनिंग रिमार्क था, ओपनिंग रिमार्क मतलब जैसे
हमारे देश में जैसे हो रही थी मीटिंग, तो हमारे प्रधानमंत्री जो है, जो लास्ट सेशन था उसका ओपनिंग जो किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी वो देके किया था, अपना भाषण देके। तो उस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि हम लोग जो है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। अब इस ये जो है किस लिए बनाया जाएगा सेंटर, ये जो है ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, ये उन पे फोकस करेगा, है ना। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। और आसपास जितनी भी कंट्री हैं आपकी, नेपाल हो गई, श्रीलंका हो गई, है ना, भूटान हो गई, और इधर अफ्रीका की सारी कंट्री हो गई, ठीक है। बहुत सारी ये जो आपकी सऊदी अरेबिया वगैरह ये सब कंट्री है, ये भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और जो आपकी साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं आपकी, ब्राजील, अर्जेंटीना वगैरह, चिली, ये सब, पेरू, ये सब भी जो है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है ना। कुछ ही डेवलप कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड में, है ना। 70% तक जो कंट्री है वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है ना। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये उनके ऊपर फोकस करेगा ग्रुप, ठीक है। तो इसमें इस ग्रुप को इंडिया बना के क्या करेगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है, कई जगह पढ़ाई की प्रॉब्लम है, स्वच्छता की प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल पाती लोगों को, उसकी प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रदूषण की प्रॉब्लम है ना। ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज की जो ऐसी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है, ठीक है, हेल्थ केयर जो सेक्टर होता है उसकी प्रॉब्लम है, रोड रोड और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ऐसी सब जो प्रॉब्लम होती है उनके उन पे साथ में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है इसको इस ग्रुप में उनको ऐड किया जाएगा, और सब साथ में बैठ के बात करेंगी और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको निकालेंगी, ठीक है। तो इस ग्रुप को जैसे इंडिया ने बनाने का सजेशन दिया है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप जब बन जाएगा तो इंडिया को एज अ डेवलपिंग कंट्रीज का एज अ लीडर भी जो है, इंडिया अपना जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको शो कर सकता है इसको बना के, ठीक है। कैसे, क्योंकि जब इस ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव इंडिया ने दिया है ना, तो इंडिया की एक पहली वॉइस होगी जो सुनी जाएगी। और वैसे भी अगर हम बात करें जो भी डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे डेवलप कंट्री यूएस हो गया, यूके हो गया, यूरोप की कोई भी और कंट्री हो गई, जर्मनी, फ्रांस वगैरह हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इस टाइम पे इंडिया के लिए, इंडिया जो है इन कंट्रीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया है कि हर चीज में इनको इंडिया की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। देखो, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है आपस में, है ना। सब कंट्री जो है वो बोल रही है कि यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, रशिया गलत कर रहा है, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं बोल रहा। तो सब कंट्री कैसे पीछे पड़ी हुई है इंडिया के कि इंडिया को गलत बोलना चाहिए, इंडिया यहाँ से तेल क्यों खरीद रहा है, क्योंकि कोई और तेल भी नहीं खरीद पा रहा, खाली इंडिया खरीद पा रहा है, तो इंडिया यहाँ से तेल क्यों खरीद रहा है ना। इन सबको बहुत फर्क पड़ रहा है इस चीज से कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कोई ऐसी छोटी मोटी कंट्री कर रही होती तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, लेकिन इंडिया कर रहा है इसलिए इन सब कंट्रीज को फर्क पड़ रहा है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया का जो स्टेचर है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ना। जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं हो गई है ना। पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, समझ रहे हो आप। और जो है आपका आईटी सेक्टर में हब माना जाता है, और भी बहुत सारी चीजें इनमें हब माना जाता है ना। डिफेंस फोर्स जो है वो दुनिया के तीसरे नंबर पे आती है पावर के मामले में, है ना। तो इंडिया जो है ये सब क्वालिटी इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो ये सब जो क्वालिटीज है इनकी वजह से जो है इंडिया का स्टेचर जो है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे किसी भी डेवलप कंट्री की बात कर लो, जैसे यूके, यूएस, फ्रांस वगैरह, जर्मनी, है ना, या फिर नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया डेवलपिंग कंट्री है, सॉरी डेवलप्ड कंट्री है, न्यूजीलैंड डेवलप कंट्री है, इधर जापान डेवलप कंट्री है। इन सब कंट्रीज के लिए इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो इंडिया क्या कर सकता है अब कि ऐसे प्लेटफॉर्म बना के ना, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनके जो कंसर्न है, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको लेके, और ये जो डेवलप कंट्री है इनके पास जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम डेवलप कंट्री की बात करें, जब ये लोग बात करते हैं कि हमको कोई एग्रीमेंट साइन करना है या हमको कोई डील करनी है, तो सबसे पहले उसमें क्या लेके आ जाएंगे कि इन्वायरमेंट को कोई खतरा ना हो, लोगों को कोई खतरा ना हो, ऐसी सब लेके आ जाते हैं ना, ह्यूमन राइट और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ऐसे सब कुछ लेके आ जाते हैं, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी ये सब सपोर्ट करना चाहती है, ठीक है, वो भी ये सब सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन अगर उनका अपने कंट्री में उसको डेवलप बनाना है, उसको डेवलप करना है और ज्यादा डेवलप करना है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी, क्योंकि इतना पैसा नहीं है उनके पास कि हर चीज वो जो है इको फ्रेंडली ले, हर चीज जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, लोगों को उससे कुछ परेशानी ना हो, ऐसी हर चीज ले। इतना पैसा तो है नहीं, अगर इतना पैसा होता तो पहले ही डेवलप्ड हो जाती, ठीक है। तो वो जो है बहुत सारी चीजें उनको ऐसी करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट को भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, और लोगों को भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है ना। अब डेवलप कंट्री जो है, जब वो डेवलपिंग कंट्रीज थी बहुत पहले, जब 90s वगैरह में, 80s वगैरह में, है ना, उस टाइम इन्होंने तो ये सब कुछ कर लिया, है ना।
उन्होंने तो सब खूब कोयला जला जला के बिजली बनाई, है ना, खूब लोगों को परेशान किया। यूएस की बात कर लो, यूके की बात कर लो, ठीक है। अब ये जो है अब दूसरों को लूटा, दूसरे देशों को, जैसे इंडिया को यूके ने इतना लूटा है, ठीक है, फ्रांस ने बहुत सारे ऐसे देशों को लूटा है ना। उस टाइम पे तो इन्होंने ऐसा कर लिया अपने टाइम पे। अब जो है आप अब जो है आप ये खुद डेवलप्ड हो गए, तो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ये सब मत करो, समझ रहे हो आप। जैसे कि आपने यूएस ने आपने तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, आपने बना लिया, चाइना ने बना लिया, फ्रांस ने बना लिया, यूके ने बना लिया, इन सब ने आपस में तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। लेकिन जो एनपीटी, जो एक एनपीटी करके वो है, मैंने इसके बारे में आपको बताया, ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। इसको साइन करवाना चाहता था यूएस, करवाना चाहता है सबसे, ठीक है। इंडिया ने इसको आज तक साइन नहीं किया है ना। इसमें क्या है कि कोई भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, जिसने बना लिया उसने बना लिया, इसके बाद अब कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ठीक है ना। इसमें ये है, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, आपने तो खुद ने बना लिया है ना, आपने आपको तो सुरक्षित कर लिया, अब कोई और ना बना ले, ठीक है। वरना कोई और बना लेगा तो यूएस में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा किसी और में, इसलिए यूएस ऐसा करना चाहता है, ठीक है ना। बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स पता चल रहे हैं कि अपने लिए कुछ और था और जो दूसरे अपने आप को डेवलप करना चाहते थे उनके लिए कुछ और है, ठीक है। उनके आगे बार बार डाल देंगे कि इन्वायरमेंट को खतरा हो रहा है, ये हो रहा है। नो डाउट इसमें कि इन्वायरमेंट को खतरा हो रहा है ना, बट जो इन्वायरमेंट को इस टाइम खतरा हो रहा है वो किससे हो रहा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है अभी तक, है ना। अभी तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी वो करेंगे जब भी तो डेवलप होंगे, है ना। लेकिन ये लोग जो हैं, जो ये डेवलप कंट्री से, ये लोग ये सब कर चुकी है ना। इनकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो रहा है, इनकी वजह से इन्वायरमेंट जो है नष्ट हो रहा है, इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। तो अगर पीछे बात करें, बहुत सारे देशों को इन्होंने, जो वहां के लोग हैं उनको खराब, मतलब उनको परेशान किया है, यूके, यूएस, फ्रांस, इन सबकी बात करें तो, ठीक है। तो इन लोगों ने तो अपनी बार को कर लिया है ना। बट अब ये क्या कर रहे हैं कि आप लोग मत करो, है ना। इससे इसी इसी उसको वो करने के लिए, कम करने के लिए इंडिया ने ये भी बोला कि ठीक है, हम जो है ऐसी टेक्नोलॉजी पे ही काम करेंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, लोगों को परेशानी ना हो या कोई भी और प्रॉब्लम ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी पे हम काम करेंगे। लेकिन फिर आपको उसके लिए एक काम करना होगा, जो डेवलप कंट्री, उन्होंने बोला क्या काम करना होगा कि आप जो है एक फंड बना लीजिए, है ना। और जितना भी पैसा किसी डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए उसको इतना प्रोवाइड करिए उस टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि हमारे पास अगर पैसा होता तो फिर हम अपने आप ही डेवलप हो जाते, है ना। फिर क्यों हम किसी और चीज के, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते। हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो हमको प्रॉब्लम होती है ना। इसलिए तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं जो हमको सस्ती पड़े, भले वो एनवायरमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाए, है ना। तो उस चीज के लिए भी ये लोग तैयार नहीं हो रहे। इन्होंने बोल तो दिया हम फंड बनाएंगे, लेकिन जो इंडिया ने बोला था उसको करीबन 10 साल होने जा रहे हैं, आज तक तो इसका कुछ हुआ नहीं है। 8-10 साल हो गए इस चीज को। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये लोग जो हैं सेल्फिश है, इन्होंने अपना काम कर लिया, अब ये चाह रहे कोई और ना कर पाए इस काम को, ठीक है। तो इंडिया जो है एज अ ग्लोबल लीडर जो है इस ग्रुप को बना के एज अ लीडर आएगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका लीडर बन के, है ना, इन सब कंट्रीज की मदद करेगा, ठीक है। क्या मदद करेगा कि आपस में जो है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा है, जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, तो इंडिया जो है इनकी मदद कर सकता है, ठीक है। और जो बहुत सारी चीजें हैं जिनको इनकी जरूरत है, आपस में एक दूसरे को सिखा सकते हैं। जिसमें कोई कंट्री अच्छी है, जैसे ब्राजील किसी चीज में अच्छा होगा, अर्जेंटीना किसी चीज में अच्छा होगा, श्रीलंका किसी चीज में अच्छा होगा, नेपाल किसी चीज में अच्छा होगा, इंडिया किसी चीज में अच्छा होगा। ऐसे ही जो है आपस में सब एक दूसरे की मदद कर सके और सॉल्यूशन जो है जल्दी से जल्दी ला सके, ठीक है, ताकि एक दूसरे को डेवलप करने में मदद की जा सके, एक दूसरे की मदद कर सके, ठीक है ना। तो इस वाले जो ये जो है आपका ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें ये जो प्लेटफॉर्म है इसीलिए बनाया जाएगा। मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है एक तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनको एक जगह प्रोवाइड करेगा, एक बेस प्रोवाइड करेगा, एक टेबल प्रोवाइड करेगा, है ना, ताकि वो अपनी आवाज यहाँ पे रख सके, आपस में मिलके काम कर सके, मीटिंग्स कर सके आपस में कि क्या क्या है परेशानी। और जो आपस में अपनी प्रॉब्लम है ना, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, किसी जमीन को लेकर उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है, किसी और चीज को लिए लड़ाई चलती रहती है, उन सबको अपनी को सॉल्व कर सके। क्योंकि ये जो लड़ाई दी गई है ये भी तो इन्हीं के द्वारा दी गई है, यूके वगैरह द्वारा। इन्होंने उस टाइम पे तो कब्जा कर लिया सारा उल्टा सीधा, है ना। फिर जब आपका यहाँ से जाने की बारी आई तो उनको उल्टा सीधा बांट के चले गए, कोई कहीं बांट, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात कर लो आप, पहले पूरी देश एक ही कंट्री थी, इंडिया और पाकिस्तान, है ना। पूरा इंडिया नाम से पूरी कंट्री थी, अब उसको बांट दिया अपने जाते समय। अब उन जो कश्मीर वाला मुद्दा है उसको सॉल्व नहीं किया, है ना। अब उसके पीछे लड़ाई चल रही है, हालांकि और भी हिस्सों के पीछे पाकिस्तान लड़ाई कर रहा है, लेकिन लड़ाई चल रही है लगातार, ठीक है। किसका करा रहा है, ये करा रहा है यूके का, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इन्होंने जो है आजकल जो ये प्रॉब्लम चल रही है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है इनमें जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है वो चल भी इन्हीं की वजह से रही है, ठीक है। तो ये जब हेल्प नहीं कर रहे तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह ऊपर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो सबसे ऊपर कौन आता है, इंडिया ही आ रहा है। मैंने आपको बताया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आर्मी इतनी बड़ी है, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होते हैं ये भी बहुत ज्यादा है इंडिया के पास, है ना। दुनिया के चौथे 5वें नंबर पे आते रहते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन चौथे से 5वें नंबर पे आते रहते हैं, ठीक है। और
पॉपुलेशन भी इतनी सारी है, तो इंडिया जो है इसलिए ग्लोबल लीडर की तरह आ रहा है, ताकि और भी कंट्रीज की मदद कर सके, जिस तरह इंडिया अपनी मदद करके इतनी ऊपर आया है, ठीक है ना। तो ये जो सेंटर बनेगा ये इसीलिए बनाया जा रहा है, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा इसका जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाया जा रहा है, कब बनाया जाएगा और ये सब और किसके लिए बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आज का क्या है। पीएम मोदी वर्चुअली फ्लैग ऑफ सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने हरी झंडी दे दिया, फ्लैग ऑफ का मतलब झंडी दिखा दिया, मतलब हरी झंडी दिखाना बोलते हैं इसमें, ठीक है ना। वर्चुअली का मतलब क्या होता है, वर्चुअली का मतलब ये वहां खुद प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, मतलब ये खुद वहां फिजिकली नहीं गए थे, खुद वहां नहीं गए थे, इन्होंने जो है सॉरी सॉरी गाइस, ये वहां पे खुद जो है फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, सॉरी वो ठीक आ गई थी मुझे, सॉरी दोबारा से शुरू करते हैं एक बार। तो ये जो न्यूज है इसमें क्या है, पीएम मोदी वर्चुअली फ्लैग ऑफ सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो जो पीएम मोदी हैं इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जो है इन्होंने जो है फ्लैग ऑफ किया है, फ्लैग ऑफ का मतलब हरी झंडी दिखाना, मतलब शुरुआत की है इसकी, शुरुआत कर दी है इसकी हरी झंडी दिखा के, ठीक है। किस चीज की, जो आपकी सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी ना, ये ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, आपने नाम सुना होगा। जब ये स्टार्ट हुई थी तो इसका नाम ट्रेन 18 था, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है इंडिया की इस टाइम पे तो बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छी स्पीड वाली है, इसको जो है बहुत अच्छी स्पीड वाली ट्रेन, मतलब इसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो बहुत अच्छी है, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, ठीक है ना। और बहुत तेज चलती है और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। आपको भी देखिएगा गूगल वगैरह पे डाल के इसके बारे में, जब इसकी वीडियो देखेंगे आप गूगल वगैरह पे डाल के ना, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। वंदे भारत बहुत अच्छी ट्रेन है, ठीक है, लेकिन अभी पूरी इंडिया में नहीं चल रही है, अभी कुछ ही जगहों पे चल रही है, जैसे अहमदाबाद, जो आपकी अहमदाबाद दिल्ली चल रही है, मुंबई दिल्ली चल रही है, मुंबई अहमदाबाद चल रही है, ऐसे करके कुछ जगह पे ये भी चल रही है, ठीक है। अभी पूरे में नहीं चल रही, लखनऊ में चल रही है, ठीक है ना, लखनऊ दिल्ली चल रही है, ठीक है ना। तो अभी पूरी इंडिया में नहीं चल रही, धीरे धीरे जो है बढ़ाई जा रही है ट्रेन, ठीक है ना। तो इसको जो है इन्होंने फ्लैग ऑफ किया, झंडी दिखाई है, वर्चुअली दिखाई है। वर्चुअली का मतलब क्या होता है, ठीक है, वर्चुअली का मतलब होता है ये वहां पे खुद नहीं गए थे, ठीक है। यहाँ पे सिकंदराबाद या विशाखापट्टनम में जहां पे भी ये ट्रेन शुरू हुई थी, है ना, वहां से, वहां के स्टेशन से शुरू हुई होगी ना, तो वहां पे ये खुद नहीं गए थे, इन्होंने क्या है वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब जहां पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था वहां पे वीडियो कॉल के थ्रू इन्होंने, है ना, वीडियो के थ्रू जो है ये सारा प्रोग्राम जो है उसका उद्घाटन किया था, है ना, उसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। जो वर्चुअली का मतलब होता है जो वीडियो वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह के थ्रू करते हैं, वहां पे खुद फिजिकली नहीं होते, ठीक है ना। तो इन्होंने ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ट्रेन, इस ट्रेन को सिकंदराबाद से लेके विशाखापट्टनम का जो रूट है, इस रूट के लिए स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने इस ट्रेन के बारे में बताया। इस ट्रेन को जब ये स्टार्ट हुई थी तो किस नाम से जाना जाता था, ट्रेन 18 के नाम से। ये ट्रेन कब स्टार्ट कब हुई थी, मैं अगर आपको बताऊं तो ये 15 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी, जो पहली ट्रेन चली थी, है ना। पहली कौन सी चली थी, पहला चली थी आपकी मुंबई टू अहमदाबाद वाली, ठीक है, पहली आपकी चली थी मुंबई टू अहमदाबाद, अहमदाबाद आपको गुजरात में पड़ता है ना, मुंबई टू अहमदाबाद वाली जो थी सबसे पहले वो चली थी, ठीक है। और इस ट्रेन के बारे में आपको और कुछ बताऊं, मैंने आपको बताया इसकी स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर पर आ रहा है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये 0 से लेकर 100 तक की स्पीड ना, 0 से लेकर 100 तक की स्पीड 52 सेकंड में कवर कर लेती है ना। 52 सेकंड में, अगर 52 सेकंड तक इसको फ्री चला दिया जाए, जैसे पहले 52 सेकंड में ना ये 0 से लेके और 100 तक की स्पीड जो है उसको कवर कर सकती है। इससे पता चलता है इसका पिकअप पावर बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और जो इसमें और क्या है, और ये जो ट्रेन है ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस ट्रेन है ना। इसमें जो है, जो भारत का कवच अभी एक सिस्टम आया था ना, एक कवच आया था, कवच सिस्टम किस लिए था, कवच सिस्टम था इसलिए कि ये जो आपस में ट्रेन टकरा जाती है ना, जो आपस में ट्रेन टकरा जाती हैं वो टकराए ना, है ना। अब ये सिस्टम क्या करता है, ये अभी थोड़े दिन पहले जो है इंडियन रेलवे ने इसका जो है टेस्ट किया था, और उसके बाद जो है इसको, मतलब ये बहुत अच्छा सिस्टम है ये कह के इसको जो है पास कर दिया गया था। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक रेलवे ट्रैक है ना, ये एक रेलवे ट्रैक है, मतलब रेलवे की पटरी है ना, इसके ऊपर ये 2 ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन यहाँ आ रही है, एक ट्रेन यहाँ आ रही है। अब दोनों जो है एक ही पटरी पे आ गई गलती से, है ना, किसी परेशानी वजह से एक ही पटरी पे आ गई, है ना। तो एक चांस ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी, जब एक तरफ आ रही है, एक ऐसे आ रही है ना, और दूसरी ऐसे आ रही है, तो दोनों टकराएंगे आपस में। तो ये जो सिस्टम होगा ना, एक कवच जो है ना, ये क्या है, दोनों ट्रेनों में जैसे लगा होगा, तो जैसे ये ट्रेन पास आ रही होंगी ना, ये अपने आप दोनों ट्रेनों को रोक देगा, स्पीड कम करके दोनों को रोक देगा, है ना। ये जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये जो सिस्टम है ये ऐसे वर्क करता है, ये अपने आप देख लेता है, अपने आप एनालाइज कर देता है कि जो है आगे कुछ है तो नहीं, आगे ट्रेन टकरा तो नहीं जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है इसको
एंटी कोलिजन सिस्टम बोलते हैं, मतलब जो टकराने से रोक ले, ठीक है। एंटी का अगर किसी चीज के आगे लग गया, इसका मतलब वो उसका अपोजिट काम करता है, ठीक है। और कोलिजन का मतलब टकराने वाली चीज है ना, कोलिजन का मतलब टकराना है ना, और एंटी कोलिजन का मतलब जो टकराने से रोके ऐसी चीज, ठीक है। तो ये एक एंटी कोलिजन सिस्टम है जिसका नाम क्या है, कवच। इसको लेके भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो एक कवच जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो कवच है ये आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में है ना, है ये जो सिस्टम है, ठीक है ना। ये ट्रेन कहां से कहां के लिए चल रही है, ये आपकी सिकंदराबाद से लेके और विशाखापट्टनम के बीच में चल रही है, ठीक है ना। ठीक है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में आता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं आज की न्यूज पे। आप आज की नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आईजी ड्रोन्स डेवलप इंडिया फर्स्ट 5G एनेबल ड्रोन स्काई हॉक। तो ये कंपनी है आईजी ड्रोन, है ना, ये अभी नई कंपनी है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। आईजी ड्रोन्स है ना, इसने क्या किया है, एक डेवलप किया है, एक ड्रोन डेवलप किया है ना, जो 5G टेक्नोलॉजी के जो है उसको भी यूज कर सकता है ना। 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है ना, जैसे अभी हमारे फोनों में 4G चलती है। 5G का मतलब, 4G का मतलब बताता हूं मैं आपको, जो नेटवर्क आपका होता है उसकी 4th जनरेशन, है ना, उसकी 4th जनरेशन, जनरेशन मतलब जो पीढ़ी होती है ना। इसी तरह अब इसकी 5th जनरेशन आने वाली है ना। 5G का मतलब 5th जनरेशन, जो 5वीं पीढ़ी होती है इसकी नेटवर्क की, ठीक है ना। तो इसमें मतलब स्पेक्ट्रम वगैरह का फर्क होता है, वैसे बहुत लंबा ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जनरेशन होती है, ठीक है ना, इसमें स्पेक्ट्रम्स का फर्क होता है कि जितना डीप जो है स्पेक्ट्रम होगा उतनी स्पीड नेट की ज्यादा हो जाती है ना, उस हिसाब से इनका कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो बहुत डीप चला जाएगा, टॉपिक से पूरा भटक जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में कभी डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो जो 5G टेक्नोलॉजी होगी ना, जो आने वाली है अब इंडिया में, है ना, इसके जो स्पेक्ट्रम्स है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने अभी अभी बेचने शुरू किए हैं। स्पेक्ट्रम्स कैसे होते हैं, जैसे कोई टेक्नोलॉजी बनाई गई है ना, तो उसके जो है गवर्नमेंट्स को स्पेक्ट्रम मिल जाते हैं कि आपके पास इतने से इतने का होगा और इतने से इतने का होगा, ठीक है ना। फिर जो है ये कंपनीज को जो है ना वो गवर्नमेंट से खरीदना पड़ता है, ठीक है। जो वो खरीदते ही हैं उस हिसाब से उनको स्पेक्ट्रम मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो 5G स्पेक्ट्रम है इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बेचने शुरू करे हैं, ठीक है ना। तो होप है कि इस साल के एंड तक जो 5G है वो इंडिया में शुरू हो जाएगा। 5G नेटवर्क से वो इंडिया में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ड्रोन है इसका नाम क्या है, स्काई हॉक। तो ये जो है 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर चला करेगा, ठीक है ना। तो ये इंडिया का ऐसा पहला ड्रोन है जो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर चलेगा। और इसमें एक खासियत और है ना, इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की फैसिलिटी है। वर्टिकल टेक ऑफ मतलब, देखिए अगर कोई एरोप्लेन है ना, जब वो ऊपर उड़ता है, टेक ऑफ का मतलब हवा में उड़ना, तो ऐसे करके उड़ता है, यूं करके, यूं, है ना, समझ रहे हो आप, ऐसे करके उड़ता है ना, यूं। पूरे जो रेलवे पटरी पे जो इसका, सॉरी रेलवे नहीं, जो एयरपोर्ट का पूरा ट्रैक होता है, उसको पहले ऐसे भागेगा, फिर ऐसे करके धीरे करके ऊपर चढ़ेगा, ऐसे होता है ना। लेकिन जो ये वर्टिकल वाले होते हैं ना, वर्टिकल वाले, वो ऐसे जैसे मान लो खड़ा है और ऐसे ऊपर उड़ जाएगा, यूं, ठीक है। उसको ऐसे रनवे पे भागने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे सीधे ऊपर उड़ जाएगा, समझ रहे हो आप। तो ऐसे जो टेक्नोलॉजी होती है उसको कहते हैं वर्टिकल टेक ऑफ की, है ना। ऐसे ऐसे वो ऐसे ही उड़ जाएगा ऊपर और ऐसे जो है लैंडिंग कर लेगा, ठीक है। वरना जो नॉर्मल एरोप्लेन होते हैं हमारे, वो उड़ते कैसे, ऐसे करके उड़ते हैं, है ना। और जब लैंडिंग लेते हैं तो ऐसे करके लैंडिंग लेते हैं, ऐसे करके, समझ रहे हो ना। तो ये जो है इसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की। तो ऐसे करके उड़ जाएगा और ऐसे करके नीचे लैंडिंग कर लेगा, ठीक है ना। ये इसकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें जो है बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। इसमें एक और फैसिलिटी क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगा, ठीक है। एक और टेक्नोलॉजी क्या है, ये जो जीपीएस सिस्टम होता है ना हमारा, जीपीएस यूज करते हैं ना हम, जो गूगल मैप्स यूज करते हैं अलग अलग जाने के लिए, जो मैप लगाते हैं फोन में अपने में, वो किसके ऊपर चलता है, जीपीएस के ऊपर चलता है ना। एक नाविक सिस्टम है, नाविक नाविक सिस्टम क्या है, ये भी एक नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम जैसे जीपीएस एक नेविगेशन करने के लिए, नेविगेशन मतलब जो हम रास्ते वगैरह ढूंढते हैं ना, सब कुछ को नेविगेशन बोलते हैं। तो जीपीएस जो है ये भी एक नेविगेशन सिस्टम है, और जो आपका नाविक है ये भी एक नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस जो है ये यूएसए के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, और नाविक जो है ये हमारी इसरो ने बनाया था, ये इंडिया का बनाया हुआ सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो है दोनों के ऊपर काम करेगा, क्योंकि दोनों की जो सैटेलाइट है ये उनके ऊपर काम करेगा। क्योंकि ये जीपीएस वगैरह जो होते हैं कैसे चलते हैं, ऊपर सैटेलाइट होती है, वो सैटेलाइट जो है वही तो पूरा कुछ बताती है। जैसे हमने कुछ सर्च किया तो सैटेलाइट को पता चला, और फिर उसके थ्रू उसने हमें बताया कि ये रूट है, इस पे हमको उसमें पता चलता है जाम लग रहा है। तो कैसे पता चलता है, रियल टाइम में बिल्कुल उसके जाम लग ही रहा है, कैसे पता चलता है, उसमें पूरी लाल कलर की लाइट आ जाती है, बहुत तगड़ा जाम हो, हल्का जाम हो तो ऑरेंज कलर की उसमें लाइन सी बन जाती है, कैसे पता लगता है, क्योंकि सैटेलाइट देख लेती है आगे का सारा, ठीक है ना, उसकी वजह से हमें पता चलता है। तो ये दोनों जो है ये नेविगेशन सिस्टम है, ये इंडिया के द्वारा बनाया गया नाविक, और जीपीएस जो है बहुत पुराना है, यूएस के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो है दोनों के ऊपर काम करेगा, ये जो ड्रोन होगा, ठीक है, दोनों के ऊपर काम करेगा। फिर इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी इसके अंदर, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी तो
जो है ये कई फैसले अपने आप ले सकता है, इसको जो इसको ऑपरेट कर रहा है, जो इसको, क्योंकि ड्रोन को तो रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाया जाता है ना, तो जो है उसको 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 जो है ऑपरेट करने की हर चीज में जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, एक इसके पास जो है एक और फीचर है थर्मल इमेजिंग का। थर्मल इमेजिंग क्या होता है? देखिए थर्मल इमेजिंग क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना उसके द्वारा इमेजिंग की जाती है। इमेजिंग मतलब उसके द्वारा जो है पिक्चर बनाई जाती है, इमेज बनाई जाती है। इमेज किसको कहते हैं? जो पिक्चर बनाई जाती है उसको कहते हैं इमेज। ठीक है, तो जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बहुत बार देखा होगा टीवी में जब थर्मल इमेजिंग दिखाते हैं ना, तो पूरा पूरा ग्रीन सा रहता है ये, और कहीं कहीं ऐसे लाल सी लाइन जाती हुई दिखती है ना। या आपकी किसी ज्योग्राफी वगैरह की बुक में होगा, आपने उसमें भी देखी होगी थर्मल इमेजिंग। ये भारत का मैप बना हुआ होता है तो पूरा तो नॉर्मल होता है, कहीं पे ऐसे पूरा लाल सा बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये ऐसे जो लाल सा दिखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? जो टेम्परेचर जिसका ज्यादा होता है वो लाल दिखता है उसमें थर्मल इमेजिंग में, और जो बाकी नॉर्मल होता है वो नॉर्मल दिखता है। ठीक है ना, ग्रीनिश टाइप का दिखता है। तो जो थर्मल इमेजिंग होती है इसको जो है डीप चीजें देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो चीजें वैसी जो कैमरे में नहीं आ सकती, ये थर्मल इमेजिंग जो है टेम्परेचर के थ्रू बता सकता है, क्योंकि वो तो ऐसे नहीं देखता, ऐसे सामने नहीं देखता वो, जैसे कैमरा की लेंस देखती है हमको, जैसे आप मुझे देख रहे होंगे। वो क्या करेगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से देखेगा, पर टेम्परेचर को तो क्योंकि महसूस किया जाता है ना, फोटो को ये कैमरा मुझे दिखा रहा है तो इसको दिखना चाहिए, मैं हट गया जैसे तो ये कुछ मुझे नहीं दिखाएगा। लेकिन जो ये थर्मल वाला होता है ना, जो ये तो टेम्परेचर को सेंस करता है, टेम्परेचर को महसूस किया जाता है। तो अगर मैं ऐसे साइड भी हो जाऊंगा जब भी बता देगा कि हाँ जी कोई यहाँ से कोई टेम्परेचर वाला आदमी खड़ा है जिसको टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे कोई टेम्परेचर है, ऐसे करके मतलब लाल कलर का उसमें दिखा देगा, हल्का सा ही दिखाएगा क्योंकि मैं साइड में खड़ा हूँ। ठीक है ना, तो ये जो टेक्नोलॉजी है जैसे एआई मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये थर्मल इमेजिंग वाली जो टेक्नोलॉजी है, इनको कहाँ यूज कर सकते हैं? ये इसमें है आपके स्काई हॉक में है, ड्रोन में। तो इसको जो है जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसमें जो है उसमें यूज कर सकते हैं इसको, है ना। जो स्काई हॉक आपका ये है आपका ड्रोन जो है, इसको जो बॉर्डर्स एरिया पे यूज कर सकते हैं ना, वहां पे जो पूरी पेट्रोलिंग की जाती है उसके लिए यूज कर सकते हैं। बॉर्डर एरियाज पे इधर उधर जाने के लिए इसको यूज करते हैं, अगर आपको इधर उधर देखना हो उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज और, ये जो ड्रोन है स्काई हॉक, इसको जो है मतलब जैसे मैंने आपको बताया वर्टिकल जो है उसमें उड़ेगा, वर्टिकल जो है टेक ऑफ लेगा, वर्टिकल लैंडिंग करेगा। तो इसको जो है फेंकने की या तो फिर लेके भागने की भी जरूरत नहीं है ना, ये अपने आप ऊपर उड़ जाएगा और अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, तो इसलिए भी ये बहुत अच्छा है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आशा है इसके बारे में आपको सब कुछ समझ में होगा। चलिए पहले जो है ऊपर की 3 न्यूज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या क्या बताया? पहली क्या है, पीएम मोदी अनाउंस टू डेवलप ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना। पीएम मोदी जो है इन्होंने ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए ग्लोबल साउथ के लिए, जो साउथ है ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया, साउथ मतलब जो दक्षिण होता है ना। तो जो 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 दक्षिण में दो देश बसे हुए हैं ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके लिए ग्रुप बनाया है। उनकी क्या परेशानी है, क्या उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं, कैसे कैसे उनके लिए काम कर सकते हैं, ये सब जो है इंडिया इस ग्रुप में करवाएगा। ठीक है, इंडिया एज अ लीडर इस ग्रुप में काम करेगा। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज का लीडर। ठीक है, तो जो उनकी जो भी शर्तें हैं, उनको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग अलग जो संगठन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन, उनके सामने उनकी जो परेशानी है वो रखेगा, उनको जो है रिप्रेजेंट करेगा। अलग अलग जगह पे जो डेवलप कंट्री है उनके सामने जो है उनको जो है रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बताया, पीएम मोदी वर्चुअली फ्लैग ऑफ सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है, इसको जो है हरी झंडी दे दी है किसने? जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कौन से वाले रूट के लिए, कौन से वाले रास्ते के लिए? आपका जो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम वाला जो रास्ता है, इस वाले रास्ते के लिए इसको दे दिया। ठीक है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दी गई है इसको। ठीक है, तो ये एज अ गिफ्ट दिया गया है आंध्र प्रदेश को मकर संक्रांति के उस पर। कल मकर संक्रांति थी ना आपकी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको गिफ्ट दिया गया है। ठीक है ना, जो आपके आंध्र प्रदेश है वहां को। ठीक है, तो इस ट्रेन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाई स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। फिर मैंने क्या बताया, 15 फरवरी 2019 को ये जो है लॉन्च हुई थी। फिर मैंने आपको बताया ये 52 सेकंड में जो है 0 से लेकर 100 तक की स्पीड रह सकती है। मैंने आपको कवर सिस्टम के बारे में बताया, एंटी कोलिजन सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो ये सब मैंने इसके बारे में आपको बताया। फिर जो अभी तक मैंने आपको लास्ट न्यूज बताई है ना, मतलब अभी तक बताइए, इस वीडियो की नहीं, जो अभी तक बताइए वो कौन सी है? आईजी ड्रोन जो है, ये एक कंपनी, आईजी ड्रोन जो है ये एक कंपनी है जिसने एक 5G अनेबल ड्रोन बनाया है स्काई हॉक नाम से। फिर मैंने इस ड्रोन के बताया क्या क्या फायदे होते हैं, मैंने आपको 5G 4G बताया क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया नाविक जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस इन पे काम करेगा, मतलब सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट हो सकता है ना। अब जैसे मान लीजिए 5G टेक्नोलॉजी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जब ये 5G टेक्नोलॉजी से ऑपरेट किया जाएगा, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो वगैरह, एयरटेल वगैरह सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, हमको क्योंकि ये सर्विस देते हैं अपने अपने जो ये सिस्टम है इनकी सर्विस देते हैं हमको, जो हमारे सिम होते हैं इनकी सर्विस हमको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ठीक है, तो
जो है जब इसमें ये जो ड्रोन है इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी तो ये जो है और अच्छी तरह से काम करने लगेगा। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को, ये 5G जो है, इसको 5G जो है इसलिए इसको 5G अनेबल बनाया गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया, नाविक वगैरह का ये यूज कर सकता है, सैटेलाइट का यूज कर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, थर्मल इमेजिंग है। फिर मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। एक मैंने आपको बताया वर्टिकल, वर्टिकल आपकी इसका टेक ऑफ है, वर्टिकल लैंडिंग है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आशा है आपको ऊपर की 3 न्यूज अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूज क्या है? पीएम मोदी अनाउंसेस आरोग्य मैत्री फॉर मेडिकल सप्लाईज टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है, देखिए अभी हमने ऊपर भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बात करी, यहाँ भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बात करी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाह रहा है। ये काम करेगा तो क्या होगा, इंडिया जो है इन कंपनीज का इन कंट्रीज का एज ए लीडर बन के उभरेगा। मैंने आपको बताया लीडर की तरह इंडिया काम कर सकता है क्योंकि सारी कैपेबिलिटी है इंडिया के पास, ठीक है। इतनी 5वें नंबर पे अपनी आपकी वो आती है, जीडीपी आती है, अर्थव्यवस्था आती है ना। फिर मैंने आपको बताया कि आर्मी भी बहुत टॉप पे आती है, टॉप 3 में आती है आर्मी जो है इंडिया की। और पॉपुलेशन इतनी है, अपनी जो फॉरेक्स रिजर्व है इतने अच्छे हैं बाकी सब कंट्रीज के साथ, वेस्ट कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्रीज होती है, यूएस यूके वगैरह, इनके साथ या फिर रशिया के साथ, इनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। तो इंडिया जो है पूरा पूरा कैपेबल है डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करने के लिए, इनकी जो है आवाज बनने के लिए ग्लोबल फोरम पे। ग्लोबल फोरम मतलब कहीं बाहर जगह पे, ठीक है ना। मतलब पूरी दुनिया का जो, जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हुई, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन हुआ ना, वहां पे या फिर किसी डेवलप कंट्री के सामने इनके लिए आवाज उठानी है तो वहां पे भी कर सकती है इंडिया, ठीक है। क्योंकि इंडिया की बात सब सुन रहे हैं इस टाइम पे। मैंने इंडिया की इंपॉर्टेंस आपको बताई कितनी है सब कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये जो है एक नई जो है स्कीम अनाउंस की है जिसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री। मैत्री का मतलब क्या होता है? मैत्री का मतलब होता है दोस्ती, ठीक है। मैत्री का मतलब दोस्ती होता है। जहां आपको मैत्री लिखा हुआ दिख जाए ना किसी भी जो स्कीम होगी, इसका मतलब उसमें दोस्ती की बात होगी, ठीक है। तो जो इंडिया है वो अपनी दोस्ती दिखाएगा इन डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है ना। इसकी ये जो स्कीम है इसके थ्रू। अब इसमें क्या होगा? दोस्ती होगा तो कुछ मदद करेगा उनकी, जब तो दोस्ती दिखा पाएगा, है ना। मदद क्या करेगा? उनको अगर सप्लाई जो चाहिए किसी मेडिकल इक्विपमेंट की, मेडिकल इक्विपमेंट ऐसी चीज जो मेडिकल उसमें यूज होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए पट्टी की चाहिए, दवाइयों की चाहिए, है ना, जो फार्मास्यूटिकल्स होती है उनकी दवाइयों की चाहिए, है ना, या जो और सीजर्स वगैरह ये सब जो भी होता है मेडिकल उसमें, है ना, बहुत सारी चीजें होती है मेडिकल उसमें, ठीक है। आप कुछ भी गिनोगे, हॉस्पिटल में चले जाओ, जो भी इसमें यूज हो रहा है सब मेडिकल उसमें हो रहा है। कोई मशीनरी है, कोई सीटी स्कैन की मशीनरी है, एमआरआई की मशीनरी है, ठीक है, और एक्सरे वगैरह जो होते हैं उनकी मशीनरी है, या ब्लड टेस्टिंग वगैरह के लिए होता है, सब कुछ है ना, सब कुछ जो होता है सब मेडिकल इक्विपमेंट है, ठीक है। तो जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनकी जरूरत पड़ेगी, वो इंडिया सप्लाई करेगा इन देशों को, डेवलप्ड कंट्री को, है ना। क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी भी है ना, जो बहुत गरीब है। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो बहुत गरीब है, यहाँ पे 2 वक्त का लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है ना, लोगों की तबीयत खराब है लेकिन पैसा नहीं है, दिखा नहीं पा रहे, उनका खुद का हेल्थ सिस्टम बहुत खराब है, ठीक है। इस वजह से वो लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे। जैसे अब कोविड-19 आया था तो लोगों के पास वैक्सीन लेने के लिए पैसे नहीं थे, वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो इंडिया ने इतने सारे देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करी, क्योंकि इंडिया ने बनाई थी। अपने देश में तो पूरे सबके फ्री लगी है ना वैक्सीन, अगर कुछ लोगों ने लगवाई है पैसे देके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से, वो बात एक अलग है, लेकिन सबके लिए प्रोवाइडेड थी ना फ्री में। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाओ या बहुत सारे छोटे छोटे कैंप लगे थे, वहां पे फ्री में लग रही थी ना वैक्सीन। हमारे देश में खुद में फ्री में लगी है, और हमने बहुत सारे देशों को बांटी भी है फ्री में भी, और जो पैसे दे सकते थे उनसे पैसे में भी दिए, ठीक है। मतलब मना नहीं किया। जैसे जो डेवलप कंट्री थी, यूएस वगैरह थे, यूके वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, किसी को बेची नहीं। उन्होंने पहले तो अपने लोगों को पहले मिल जाए ये श्योर किया, बाकी दुनिया की फिक्र नहीं करी, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज उन्होंने क्या सोचा कि अभी हम देते नहीं है, फिर जब लोगों के उनके पास होगी नहीं कंट्रीज के पास, तो इनको मजबूरी में खरीदनी होगी, फिर हम महंगे प्राइस पे देंगे, महंगी देंगे। जब इनके यहाँ ज्यादा कोरोना के केस बढ़ जाएंगे फिर हम इनको महंगी दे सकते हैं, तो अपना फायदा भी देखा इन कंट्रीज ने। लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं देखा, इंडिया ने सीधा जैसे जैसे बन रही थी ऐसे ऐसे देशों को देता गया, ठीक है, ऐसे ऐसे देशों को इंडिया देता चला गया। तो इससे क्या पता चलता है इंडिया, इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया एक लीडर की तरह इन कंट्रीज में एक लीडर की तरह काम कर सकता है इन कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे, है ना, क्योंकि अभी तो मान लो कोविड-19 आ गया तो उसके एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया, है ना, कि कहाँ मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। डेली लाइफ में मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारी होती रहती है, बुखार आते रहते हैं और भी चोट वोट लगती रहती है, सब में मेडिकल इक्विपमेंट तो चाहिए ही चाहिए, इनका ट्रीटमेंट करना है तो, है ना। और जो आपके कोई डिजास्टर आ गया, डिजास्टर मतलब नेचुरल डिजास्टर, मतलब जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, है ना, या फ्लड आ गया, फ्लड मतलब जो आपकी बाढ़ आती है वो आ गया, है ना, या कुछ भी कोई तूफान वगैरह आ गया, है ना, तो उसमें लोगों जो है उनको चोट लग जाती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, उसमें डेथ हो सकती है। तो इसलिए जो है मेडिकल इक्विपमेंट जो प्रोवाइड हो, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी किसी ने, है ना, और उसमें मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है,
क्या फायदा उसका, ठीक है। इंडिया जो है इस स्कीम के थ्रू डॉक्टर भी प्रोवाइड करेगा, जो इंडिया से जाया करेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो डॉक्टर उनको सिखाया करेंगे, उनको बताया करेंगे। इंडिया इस स्कीम के थ्रू ना एक स्कॉलरशिप स्कीम भी निकाल रहा है ना, जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी इंडिया के थ्रू, और वो इंडिया में आके मेडिकल फील्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं या किसी और चीज के बारे में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो इंडिया के कॉलेज में आके पढ़ सकते हैं। इंडिया के जो कॉलेज हैं, IIM, IITs और मेडिकल कॉलेज बहुत सारे, एम्स वगैरह, इनको दुनिया में माना जाता है सबसे बहुत अच्छे कॉलेज है ना। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इनके बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं, हमारे यहाँ से पढ़ेंगे, सीखेंगे, अच्छे से अच्छा सीखेंगे, तो अपनी कंट्रीज में उसको अच्छे से अच्छे जाके इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अपने लोगों को उनको अच्छे से संभाल पाएंगे, वहां जाके अपनी कंट्री को आगे बढ़ने में मदद कर पाएंगे। इंडिया जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ऊपर है, दुनिया में नंबर 1 हब माना जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इंडिया IT सेक्टर में हब माना जाता है। तो जो इंडिया की जो एक्सपर्टीज है, जो है इंडिया इन चीज में अपने आप को इंडिया ने जो परफेक्ट बनाया है, जो कैपेबिलिटीज है इंडिया की, ठीक है, जो क्षमता है इंडिया की, वो इंडिया इनको भी सिखा सकता है कंट्रीज को, है ना, ताकि ये भी बढ़ सके आगे, ये भी सीख सके, यहाँ के लोग भी सीख सकते हैं ना, जब उनके बच्चे पढ़ जाएंगे। क्योंकि सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको सिखाया जाए, क्योंकि वही अपने देश को आगे लेके जाएंगे, ठीक है ना। जो लोग, जो जनरेशन चल रही है उसको सिखा सकते हो आप, लेकिन जो बच्चों को जितनी अच्छी सिखा सकते हो ना, उससे अच्छा किसी और को नहीं सिखा सकते, ठीक है। तो इंडिया जो है इसलिए स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये पूरी जो मैत्री स्कीम है, आरोग्य मैत्री स्कीम, ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। ये जो स्कीम है, इसके लिए भी इंडिया ने, जो अब हमारे प्रधानमंत्री थे PM मोदी, इन्होंने ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वाली समिट हुई थी ना, इसी में जो वर्चुअल समिट, इसी में जो एड्रेसिंग सेशन दिया था, एड्रेस किया था, है ना, जो एड्रेस फर्स्ट सेशन दिया था, एड्रेस किया था इसको, जो इसका कंक्लूड सेशन था उसमें, उसी में तो ये ग्लोबल साउथ जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको बनाने की बात की थी, और उसी में इस स्कीम की भी अनाउंसमेंट की थी। हम एक स्कीम स्टार्ट करेंगे आरोग्य मैत्री नाम से, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया इस स्कीम के थ्रू इंडिया कैसे कैसे मदद करेगा, क्या क्या करेगा, ठीक है। चलिए आज की लास्ट न्यूज पे चलते हैं, मॉर्निंग करंट अपडेट्स की लास्ट न्यूज पे आज की पे चलते हैं। अजरबैजान वॉन इंडिया फॉर सप्लाइंग वेपन्स टू आर्मेनिया। तो जो अजरबैजान एक कंट्री है, कहां पे आता है, अजरबैजान आता है आपको यूरोप में, है ना, और आर्मेनिया जो है ये भी यूरोप में आता है ना। तो ये जो दोनों कंट्री हैं, इनके बीच में लड़ाई चलती है बहुत, जब से बने हैं ना, जब से इनके बीच में लड़ाई है। बने कब है, ये बने हैं दोनों 1991 में। अब ये कैसे बने थे 1991 में, 1991 से पहले मैंने आपको कई बार बताया USSR हुआ करता था, ये फिर 14 कंट्रीज में टूट गया, 14 से 15 कंट्रीज में टूट गया था, है ना। तो उसी में से 1991 में टूटा, तो उन्हीं 14-15 कंट्रीज में से 2 कंट्री ये भी बनी आपकी, कौन कौन सी, आपकी अजरबैजान और आर्मेनिया, है ना, ये दोनों कंट्री बनी। अब इन दोनों कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, लड़ाई किस चीज की है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई किस चीज की है। पहली लड़ाई, जो आपका अजरबैजान है ना, ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, इसमें जो मुस्लिम रिलीजन जो है वो फॉलो किया जाता है, और जो आपकी आर्मेनिया है, ये क्रिश्चियन जो है मेजोरिटी कंट्री है, इसमें क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो फॉलो किया जाता है, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया जाता है, और इसमें अजरबैजान में मुस्लिम धर्म फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर एक जमीन है इनके बीच में, ठीक है, जिसके जैसे हमारे में पाकिस्तान में और भारत के बीच में एक जमीन है क्या, कश्मीर, उसके ऊपर जैसे इनके बीच में लड़ाई है, ऐसे इन दोनों के बीच में एक जमीन है जिसका नाम है नारगोनो खाराबाग, है ना। नारगोनो क्या है, नारगोनो खाराबाग, नारगोनो खाराबाग एक नाम से एक जमीन है इन दोनों के बीच में, जिसके बीच में इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसके लिए जैसे कश्मीर के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है अभी नारगोनो खाराबाग, ये फिलहाल अजरबैजान के पास है, ठीक है। क्यों है इनके पास, क्योंकि अजरबैजान जो है एक तो बड़ी कंट्री है आर्मेनिया से, ठीक है। फिर दूसरी, इनको जो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है उनको सपोर्ट मिल जाता है, बहुत सारे, वो जो अभी लड़ाई हुई थी कुछ दिन पहले, 2019 में इनके बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो अजरबैजान जीत गया, क्यों जीत गया, क्योंकि जो अजरबैजान था उसकी टर्की भी मदद कर रहा है, पाकिस्तान भी मदद कर रहा है, ऐसे मदद कर रहे थे, लेकिन जो आर्मेनिया है इसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे कैसे उस लड़ाई में क्या हुआ था अभी थोड़ी देर में। तो इनके बीच में जो लड़ाई है वो किस चीज की है, नागोर्नो काराबाख किस रीजन के लिए इनके बीच में लड़ाई है, और दूसरी ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और ये आपकी क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, ठीक है। और ये जो आपका अजरबैजान है ना, इसको पूरा पूरा सपोर्ट किस कंट्री का है, टर्की का, है ना। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप बताऊं ना इनका, वैसे आप कल से मैं ना ऑक्सफोर्ड रखा करूंगा अपने पास, है ना, तो यहां बनाने से अच्छा मैं आपको पूरा ऑक्सफोर्ड पे ऐसे करके मैप दिखा दिया करूंगा, ठीक है। कल से रखूंगा, फिलहाल आप देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे टर्की है, ऐसे टर्की है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है यूरोप में आता है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है एशिया में आता है, ये इस्तांबुल वाला जो एरिया है ये यूरोप में आता है, ये टर्की है ना। टर्की से ये ऐसे आ जाओ, ये आर्मेनिया है, और इसके ऊपर चले जाओ, ये अजरबैजान है, ठीक है। तो ये तो टर्की हो गया आपका, ये आपका अजरबैजान हो गया, है ना, और ये हो गया आर्मेनिया।
तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में फंसा हुआ है आर्मेनिया, अजरबैजान और टर्की के बीच में। ये दोनों ही मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, टर्की में भी मुस्लिम धर्म फॉलो होता है और अजरबैजान में भी मुस्लिम धर्म फॉलो होता है। ये बीच में क्रिश्चियन वाली कंट्री फंस गई है, ठीक है। और जो नागार्गो काराबाख वाला रीजन है ना, वो पता हूँ कहाँ पे है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ रुकिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वो जो रीजन है वो यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे वो रीजन है जो इस वक्त पे मैंने क्या बताया था आपको, अजरबैजान के कब्जे में है, ठीक है। यहाँ पे कहीं है ना, तो इसको जो है, इस रीजन को जो है आर्मेनिया भी बोलता है, ये हमारा रीजन है, और जो अजरबैजान ये भी बोलता है। अब आर्मेनिया क्यों बोलता है इनका रीजन है ना, क्योंकि पहले तो ये दोनों कंट्री एक ही कंट्री का हिस्सा थी, यूएसएसआर के। तो जब ये बटी ना, तो जो नागोर्नो काराबाख वाला रीजन है, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा मिलते हैं। ये मुस्लिम मेजोरिटी, सॉरी मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया था, ठीक है। अब नहीं है क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये अजरबैजान ने उनको हटा दिया है। यहाँ पे जो क्रिश्चियन हुआ करते थे, जैसे हमारे कश्मीर में पहले कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, लेकिन अब उनको हटा दिया है और फिर वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बन गया है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, हम लोग पीओके कहते हैं, पीओके है, वो हमेशा याद रखिएगा, यही टर्म आपको यूज करनी है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है इलीगली, ठीक है। तो जो पीओके है, वहां पे पाकिस्तान क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ा रहा है पाकिस्तान ऐसा, उसको ऐसा इसलिए कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, उसमें बोला गया है कि जब भी पाकिस्तान का उसका सॉरी जो आपका कश्मीर है उसका फैसला होगा, तो लोगों से पूछा जाएगा, वोटिंग होगी, लोगों से पूछा जाएगा आपको किसके साथ जाना है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम मुस्लिम लोगों को डाल रहा है जो पाकिस्तान का सपोर्ट करे, ठीक है, ताकि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास आ सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमने आर्टिकल 370 हटाया था, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे कश्मीर में, ना तो कोई डेवलपमेंट पहुंच पा रही थी, है ना लोगों का कुछ हो पा रहा था। लेकिन पाकिस्तान जो है लगातार कर रहा है ना, तो हमको वहां की डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। पाकिस्तान का तो कोई मतलब नहीं है डेवलपमेंट से, उसकी जो मेन लैंड है वहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो कश्मीर का तो हिस्सा छोड़ ही दो आप, ठीक है। वहां पे उसको खुद को ही कुछ खाने को नहीं है, तो क्या ही डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो जो ये वाला जो हिस्सा है ना, जो मैंने आपको रेड वाले मार्कर से, लाल वाले मार्कर से मार्क किया है, यहाँ पे है, यहीं पे कहीं पे है ना। अब एग्जैक्ट तो मैं इसमें नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट तो मैं इसमें नहीं बना पाऊंगा। एक बार जो है गूगल करके देख लीजिएगा, या फिर आपके पास कोई एटलस वगैरह हो उसमें, या कोई मैप हो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो मैंने रेड मार्कर से मार्क किया है, यहाँ ये है नागोर्नो काराबाख। इसी रीजन के लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई है। क्यों लड़ाई है, क्योंकि ये एरिया जो है ये मुस्लिम में सॉरी या क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया हुआ करता था, इसलिए इसको आर्मेनिया बोलता था ये हमारा एरिया, क्योंकि हम क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है। लेकिन अजरबैजान बोलता था ये हमारा एरिया है, क्योंकि हमारे देश के अंदर आता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे देश होते हैं ना, जो बहुत सारे एरिया होते हैं जो दूसरे देश के अंदर आते हैं। अगर आप बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री देखने लग जाओ ना, तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर आते हैं लेकिन बांग्लादेश के हैं। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो बांग्लादेश की बाउंड्री के अंदर आते हैं लेकिन इंडिया के हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसलिए, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जो आपका रोम है, रोम इटली है ना, आपका इटली जो देश है, रोम कैपिटल है, उसमें एक देश आता है, उसमें मतलब 2-3 देश आते हैं उसमें, है ना। तो एक देश आता है जिसको आप सब जानते होंगे, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला देश है, वेटिकन सिटी, ठीक है। ये कहाँ आता है, जैसे ये टर्की का मैप है, ये है ना, टर्की का मैप है, तो इसमें ऐसे यहाँ पे आता है अंदर बिल्कुल, है ना। तो ये देश के अंदर देश है। ऐसे साउथ अफ्रीका के अंदर भी दो देश हैं, ऐसे यहाँ पे टर्की के अंदर भी 2 देश हैं, टर्की नहीं सॉरी इटली के अंदर भी, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता सबका, लेकिन ये नाम सबने सुना होगा वेटिकन सिटी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। तो इस रीजन के लिए इनके बीच में लड़ाई होती रहती है, ठीक है। अभी 2019 में भी इनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो जो आपका अजरबैजान है उसको टर्की ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा उसको जो है ड्रोन दिए। ड्रोन मैंने आपको एक ड्रोन बताए थे टर्की के, एक सुसाइडल ड्रोन है ना, बख्तर वाले, है ना, बख्तर खान वाले, बख्तर आयदा वाले एक ड्रोन बताए थे ना आपको, वो जो थे, वो ड्रोन जो है टर्की ने जो है यूक्रेन को बहुत सारे दिए, मैंने आपको ऐसे करके बताया था। तो वही सुसाइडल ड्रोन टर्की ने अजरबैजान को भी दिए, जिसकी वजह से आर्मेनिया को बहुत नुकसान हुआ और ये उस लड़ाई को हार गया 2019 वाली को, ठीक है। तो जो अब क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जो है अजरबैजान का सपोर्ट कर रहा है ना, इनको वेपन प्रोवाइड कर रहा है अजरबैजान को, है ना। इंडिया ने मिसाइल इनको दी थी, एक मिसाइल गाइडेड सिस्टम दिया था, ठीक है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया था अभी थोड़े दिन पहले। और फिर इंडिया का एक पनाका मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम जो है इंडिया ने इनको दिया है, ठीक है। तो इंडिया जो है इनको वेपन प्रोवाइड कर रहा है आर्मेनिया को। अब इस बात से अजरबैजान को दिक्कत होगी, क्यों होगी, क्योंकि अब जो भी वेपन आर्मेनिया खरीद रहा है इंडिया से,
वो इस्तेमाल तो इसी के खिलाफ करेगा, अजरबैजान के खिलाफ, तो इसलिए जो है इनको दिक्कत होगी। अब इंडिया जो है आर्मेनिया की मदद क्यों कर रहा है? ये आर्मेनिया की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि जो अजरबैजान है इसकी मदद कौन करता है? टर्की करता है। और टर्की जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। जब अभी कश्मीर में जब हमारा 370 आर्टिकल हटा था, उसके बाद इंडिया के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें बोली थी टर्की ने, और पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो टर्की को और टर्की जो है अजरबैजान को भी सपोर्ट करता है। तो क्या है, इसको सबक सिखाने के लिए टर्की और अजरबैजान को, है ना, जब टर्की अजरबैजान को सपोर्ट करता है तो अजरबैजान वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है क्योंकि टर्की करता है। तो इनको सबक सिखाने के लिए इंडिया जो है आर्मेनिया के साथ वो ले रहा है, अपना पूरा काम कर रहा है आर्मेनिया के साथ, है ना। आर्मेनिया के साथ अच्छी अच्छी जो है अपनी दोस्ती को आगे आगे बढ़ा रहा है और इनकी मदद कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, एक तो ये रीजन है क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? आर्मेनिया जो है ना वो बहुत खुल चढ़ के, बहुत खुल कर, बहुत खुल के, बहुत बढ़ चढ़ के इंडिया की मदद कर रहा है। जब कश्मीर का मुद्दा आया था ना, तो आर्मेनिया के जो आपके प्रेसिडेंट थे, जो प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुल के बोला मीडिया में कि हम भारत को पूरा पूरा सपोर्ट देते हैं, हिंदुस्तान को, इंडिया को पूरा पूरा सपोर्ट देते हैं कश्मीर वाले मुद्दे में। हम समझते हैं हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, एक इलाका जैसे नागोर्नो कराबाख वाला इलाका मैंने बताया, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हम समझते हैं जब अपना इलाका कहीं और जाता है तो कैसा लगता है। तो हम भारत को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कल इन्होंने इतना तक बोल दिया था, आज तक किसी ने इतना नहीं बोला कि अगर कल को भारत जो है कश्मीर पर चढ़ाई करके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है इलीगली, गैरकानूनी तरीके से, उसको अगर आर्मी अपनी भेज को उसको कब्जाता है ना, तो भी हम भारत का पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना सपोर्ट तो वेपन प्रोवाइड करने का सपोर्ट तो हम भी इनको कर ही सकते हैं, तो इसलिए हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। अब इस चीज से दिक्कत अजरबैजान को हो रही है, इसलिए हमसे बोल रहा है, उल्टे सीधे हमारे खिलाफ बयान दे रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है ना। अब मैंने आपको बताया कि टर्की जो है वो अजरबैजान की मदद कर रहा है, लेकिन आर्मेनिया की मदद कोई नहीं कर रहा क्या, है ना। इंडिया तो चलो अब मदद करने लगा आर्मेनिया की, है ना, ये वेपन जो है प्रोवाइड कराने लगा, पैना का मिसाइल सिस्टम, एक मिसाइल गाइडेड डिफेंस सिस्टम मैंने आपको बताया, ये इंडिया ने इसको दिए हैं, और भी ज्यादा वो देगा, बंदूकें वगैरह और ये सब देगा, ठीक है। तो क्या जो आर्मेनिया है इसकी कोई मदद नहीं कर रहा, जैसे अजरबैजान की मदद जो है टर्की कर रहा है? तो क्या है, एक ग्रुप है, यहां मैं बता देता हूं आपको, CSTO, है ना। CSTO ग्रुप की फुल फॉर्म क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। CSTO है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये एक ऐसा ही ग्रुप है जैसा नाटो है ना, एक नाटो ग्रुप के बारे में आपने सुना हो, NATO है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जैसे ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ना नाटो अमेरिका की, है ना, तो इसमें एक क्लॉज है आर्टिकल 5 जो है वो क्या कहता है, इसका नाटो वाले का, नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? ये सिक्योरिटी क्लॉज है। सिक्योरिटी क्लॉज मतलब इसमें एक दूसरे की आर्मी, एक दूसरे की देशों की मदद करेंगे आर्मी के थ्रू, ठीक है। तो जिसका आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है कि जो भी नाटो का मेंबर है ना, जो भी कंट्री नाटो का सदस्य है, अगर उस कंट्री पे किसी ने भी पहले हमला किया तो जितने भी नाटो में 30-32 देश हैं, हाँ जो भी देश हैं नाटो में, वो उन सबकी आर्मी फिर उस देश के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। तो ऐसा ही CSTO में भी है ना, जो आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी ऐसा ही है। ये ग्रुप जो है रशिया के थ्रू बनाया हुआ है ना, रशिया ने बनाया हुआ है इस ग्रुप को। इसमें 6 मेंबर है, कौन कौन? एक तो आपका रशिया हो गया, दूसरा आपका आर्मेनिया हो गया, है ना, तीसरा आपका बेलारूस हो गया, ये भी यूरोप में एक कंट्री पड़ता है, रशिया की साइड में ही, और यूक्रेन के नॉर्थ में पड़ता है, एकदम बॉर्डर मिले हुए हैं, ठीक है। बेलारूस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया में एक देश पड़ता है। उसके बाद आपका किर्गिस्तान, ये भी सेंट्रल एशिया में एक देश पड़ता है। उसके बाद तजाकिस्तान, ये भी सेंट्रल एशिया में एक देश पड़ता है। तो 6 हो गए, कौन कौन से? रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, है ना, और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये हो गए आपके 6 देश, है ना। ये 6 देश जो है ये CSTO का हिस्सा है ना। और CSTO भी ऐसे बोलता है कि हमारे किसी देश पे अगर किसी ने हमला किया तो हम सारे मिलकर उस पर हमला करेंगे। लेकिन जब 2019 में आर्मेनिया पे हमला हुआ, अजरबैजान ने किया, क्योंकि आर्मेनिया जो है बहुत छोटा देश है ना, बहुत छोटा देश है, 20-22 लाख के आसपास आदमी है इसमें कुल, और एरिया में भी छोटा है, जैसे मैंने यहाँ भी ड्रॉ किया है तो छोटा ड्रॉ किया है ना। टर्की भी बहुत बड़ा है और अजरबैजान भी बहुत बड़ा है ना, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या वाइज भी बहुत बड़ा है, और एरिया भी बहुत बड़ा है इसका, है ना। तो जो है ये आर्मेनिया है, ये कभी किसी पर हमला नहीं करेगा क्योंकि बहुत छोटा देश है ना, वेपन्स वगैरह बहुत अच्छे हैं नहीं। मैंने आपको बताया कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा। अभी मैं CSTO के बारे में बताऊंगा ये मदद के लिए क्यों नहीं आया, क्योंकि आया नहीं था मदद के लिए, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा ये क्यों नहीं आया मदद के लिए, ठीक है ना। और आर्मेनिया जो है इसकी मदद के लिए भी लोग आ रहे हैं, और उसके पास ये थोड़ा डेवलप्ड भी है,
आर्मेनिया के मुकाबले, है ना, और जो पैसा भी थोड़ा ज्यादा है और भी देश इसकी मदद कर रहे हैं, टर्की जैसे, पाकिस्तान जैसे, तो ये जो है प्लस पॉइंट में है ना, इसका अपर हैंड है। तो जो आपका आर्मेनिया है ये इसलिए इन पर अटैक नहीं करेगा। अब सीएसटीओ ने इसकी मदद क्यों नहीं करी? जो सीएसटीओ है उसका मेन मेंबर कौन है, इस ग्रुप को बनाया किसने, लीडर कौन है इस ग्रुप का सीएसटीओ का? रशिया। मैंने आपको 6 मेंबर बताया, इसमें से इसका मेंबर कौन है? रशिया, मेंबर नहीं सॉरी, लीडर कौन है? रशिया। बाकी सब जो है मेंबर है, लीडर कौन है? रशिया। तो जो रशिया बोलेगा वही ये ग्रुप करेगा ना, जो रशिया लीडर बोलेगा वही तो ग्रुप करेगा। अब रशिया जो है वो खुद यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ है ना, यूक्रेन, रशिया जो है खुद यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ है, ठीक है। भले ही लड़ाई अब 2022 में शुरू हुई थी फरवरी में, है ना, और जो आपकी आर्मेनिया वाली थी 2019 में हुई थी, लेकिन फंसा हुआ तो रशिया जब से ये यूक्रेन के साथ लड़ाई तो अब शुरू किया उसने, फंसा हुआ तो बहुत पहले से रशिया, है ना। तो और एक और दिक्कत क्या है, रशिया डायरेक्टली क्यों नहीं अटैक कर सकता अजरबैजान पे? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो आपका टर्की है उसके भी सोल्जर गए थे अजरबैजान में, ठीक है, और टर्की जो है नाटो का मेंबर है ना। और अगर आपका रशिया ने नाटो के मेंबर पे अटैक कर दिया, है ना, तो इसका क्लॉज क्या बोलता है नाटो का? अगर हमारी किसी मेंबर के ऊपर किसी कंट्री ने अटैक कर दिया उनके सोल्जर्स के ऊपर, तो हम सारी कंट्री मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देंगी। तो मान लो टर्की के कुछ सोल्जर यहाँ पे मर जाते या फिर टर्की में कोई मिसाइल विसाइल लग जाती, इसका मतलब टर्की पर अटैक हुआ है तो पूरा सीएसटीओ जो है उसके ऊपर पूरा नाटो कूद जाता। नाटो के मेंबर ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंट्री है, डेवलप कंट्री है, तो दिक्कत में आ जाता सीएसटीओ, रशिया दिक्कत में आ जाता, इसलिए भी रशिया ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो जो आपका सीएसटीओ है ना, सीएसटीओ जो है ये जो है इसकी मदद नहीं करी इसने बिल्कुल भी आर्मेनिया की, क्योंकि रशिया एक तो पहले खुद भी फंसा हुआ है, और दूसरा मैंने आपको नाटो वाला एंगल भी बता दिया कि टर्की जो है नाटो का मेंबर इसलिए अटैक नहीं किया, है ना। अब इस वजह से क्या हुआ है, आर्मेनिया बेचारा अकेला पड़ गया है, अब इसको कोई मदद करने वाला नहीं है ना। और अब तो रशिया बिल्कुल ही बिजी हो गया है लड़ाई में, है ना, और लड़ाई की वजह से रशिया को इतने सारे नुकसान भी हो रहे हैं कि वैसे आर्मेनिया की मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतने इकोनॉमी पूरी गिर गई है, इतने सारे सैंक्शन लग गए हैं, वेपन्स भी नहीं बिक रहे हैं, जो गैस बेका करता था वो नहीं बिक रही है, ऑयल नहीं बिक रहा है ना, 2-4 कंट्री खरीद रही है, इंडिया खरीद रही है बस, और वो भी डिस्काउंटेड रेट पे खरीद रही है, वो भी डिस्काउंट पे खरीद रही है, तो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा है ना। तो जब खुद इतना नीचे गिर जाएगा तो मतलब इकोनॉमी वाइज या किसी तरीके से, तो किसी और देश की कैसे मदद करेगा, ठीक है। तो रशिया इनकी मदद भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और आपको एक बात और बताऊं, रशिया तो अब ऐसे भी कर रहा है क्योंकि अब रशिया को खुद अपना देखना है ना, और आर्मेनिया जो है ये लगातार रशिया की मदद मांग रहा है। तो रशिया ने अभी क्या कहा, अभी कुछ दिन पहले रशिया के एक मंत्री ने एक बयान दिया, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, क्या बयान दिया कि जो आर्मेनिया है ना, आर्मेनिया जो एजरबाइजान है ना, हमने उसको तैयार कर लिया है कि एजरबाइजान और जो आर्मेनिया है एक टेबल पे बैठ के और जो शांति समझौता है उसको साइन कर ले, लेकिन आर्मेनिया नहीं मान रहा इस चीज के लिए। अब आर्मेनिया क्यों मानेगा, है ना, क्योंकि मान लीजिए अभी क्या है, एजरबाइजान एडवांटेज में है, क्योंकि जो 2019 की लड़ाई हुई थी उसमें एजरबाइजान जीता था और आर्मेनिया हारा था, तो जो एजरबाइजान बोलेगा वो करना पड़ेगा आर्मेनिया को, ठीक है। तो इसलिए वजह से आर्मेनिया मान नहीं रहा है ना, क्योंकि इनके हाथ से फिर इनका हिस्सा चला जाएगा, ये जो है आपका नागोर्नो काराबाख का, ये वैसे भी अजरबैजान के उसमें है, पर जब डील साइन हो गई, एक बार पीस ट्रीटी साइन हो गई, शांति समझौता साइन हो गया और ये नागोर्नो काराबाख हिस्सा जो है अजरबैजान को दे दिया, तो फिर तो इसमें कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। फिर आर्मेनिया थोड़ी बोल देगा कि हिस्सा हमारा भी था जब उनको दे दिया एक बार साइन करके, ठीक है। तो इस वजह से आर्मेनिया नहीं मान रहा है। रशिया इनको क्यों बोल रहा है मानने के लिए, क्योंकि रशिया खुद वॉर में फंसा हुआ है, खुद बहुत नीचे गिर गया है पैसों के मामले में, सैंक्शन लग गए इतने सारे, ठीक है। और अभी अगले कुछ सालों तक, अभी अगले 10 सालों तक ना रशिया जो है ऐसे ही दबा हुआ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, सैंक्शन इतने सारे लग गए हैं, गैस वगैरह नहीं बिक रही है ना, पैसे की कमी हो गई है, तो थोड़ा नीचे रहना पड़ेगा इनको, ठीक है। आर्मी भले ही रशिया की बहुत ताकतवर है, लेकिन पैसे वैसे नहीं है, तो उसकी वजह से नीचे रहना पड़ेगा थोड़ा दब के, ठीक है। इसीलिए जो है आर्मेनिया को बोल भी रहा है रशिया, ठीक है, और इसीलिए जो है आर्मेनिया की मदद के लिए नहीं आया। मैंने तो आपको 2 पॉइंट बताया क्यों नहीं आया। पहला फैक्टर खुद उलझा हुआ है यूक्रेन में, दूसरा फैक्टर नाटो का मेंबर है टर्की, इसलिए, ठीक है। तो मैंने आपको आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी बता दिया क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, नागोर्नो काराबाख वाली। फिर मैंने आपको यह भी बता दिया कि आर्मेनिया की मदद आपका इंडिया क्यों कर रहा है, क्योंकि अजरबैजान है वो टर्की और पाकिस्तान की मदद करता है, इसलिए इंडिया जो है वो आर्मेनिया की मदद कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना इंडिया आर्मेनिया की मदद करेगा, फिर मैंने एक कंट्री और आपकी बताई थी साइप्रस, है ना, जिसका टर्की के साथ दिक्कत चल रही है बहुत पुराने समय से, मैंने आपको बताया था। जो साइप्रस है, इंडिया ने उसके साथ भी डील साइन करनी शुरू कर दी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब इंडिया साइप्रस के साथ डील साइन करेगा तो टर्की को प्रॉब्लम होगी, है ना। जब इंडिया आर्मेनिया के साथ डील साइन करेगा तो अजरबैजान के साथ प्रॉब्लम होगी, है ना, मतलब अजरबैजान को प्रॉब्लम होगी। तो ये लोग भी जो है, अगर इनको चाहिए कि इंडिया जो है अजरबैजान और
जो इंडिया जो है अर्मेनिया और साइप्रस की मदद ना करे तो इन लोगों को भी पाकिस्तान की मदद कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है काउंटर वाला बात है कि आप हमारे दुश्मन की मदद करोगे, हम आपके दुश्मन की मदद करेंगे, मतलब आप हमारे दुश्मन को अपना दोस्त बना लो, हम आपके दुश्मन को अपना दोस्त बना लेते हैं, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया जो है अर्मेनिया की मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। वीडियो वैसे भी मुझे लग रहा है काफी लंबी हो गई होगी, तो एक बार आप देख लीजिए पूरा बोर्ड। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप लिख लीजिए, है ना, वो अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा रिवाइज के समय, तो ये वीडियो आप जो है हमारे चैनल मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र पे जाके कभी भी देख सकते हैं, हमेशा अवेलेबल रहेगी, ठीक है। और अगर आपको आज कुछ समझ में नहीं आया, आप सीधा कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि ये परेशानी है, तो कल जो मैं जब वीडियो लेके आऊंगा या शाम की जो करंट अपडेट्स की वीडियो होगी, सबसे पहले मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को दिखाइए, है ना, उनके दोस्तों, उनसे बोलिए वो अपने दोस्तों को दिखाएं, उनको पसंद आए। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आपका रिलेटिव दोस्त या दोस्तों का दोस्त, सबको हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उनको मिल सके और अपना एग्जाम पास करने में वो जल्दी से अपना एग्जाम पास कर सके। 2023 की जो भर्ती है, इसमें एक जॉब 2023 खत्म होने तक उनके हाथ में हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमको सपोर्ट करिए, धन्यवाद। मिलते हैं कल आज शाम को।